उससे कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को प्रॉब्लम भी हुई कि भाई हम लोगों के यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिली और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी जो बैलेंस थी क्राफ्ट और एग्रीकल्चर पर, वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से काफी ज्यादा डिमोलिश हुई और हम लोगों को काफी ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन इस एरिया में इन लोगों ने पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें की, हमारे देश के बहुत सारे रूलरों को अपने अंडर किया, चाहे वो मराठा हो, अवध हो, सॉरी, मराठा, अवध या और भी जो किंगडम थी वो सारी इनके अंडर ही थी और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी। तो इन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत सारे रूलरों को अपने अंडर किया और इकोनॉमिकली तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की थी। और लास्ट फेज जो आता है 1858 के बाद, और कह सकते हैं आप लास्ट फेज में जो हमारी फ्रीडम वाली चीज थी, इस फेज में ये लोग फिर दोबारा से नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी इसलिए क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इन लोगों ने जो भी चेंज किए थे हमारी सोसाइटी में, चाहे 1829 का इन लोगों ने सती प्रथा सिस्टम अबॉलिश करने के लिए जो चीजें चलाई हो, या फिर इन लोगों ने जो बाद में विडो रीमैरिज ये सारी पॉलिसी अपनाने के लिए की हो, और उसके बाद एज जो इंक्रीज की वुमेन की, इनसे, और साथ ही पॉलिटिकली अवध को अपने कंट्रोल में करने के बाद 1856 में 1857 में रिवॉल्ट हुआ इनके खिलाफ इंडियन लोगों का। और फिर उसके बाद इन्होंने 1858 से 1885 तक पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस को छोड़ दिया और बिल्कुल शांत रहे। और फिर 1885 के बाद जब कांग्रेस को एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद हमारे नेशनलिज्म की वजह से ये बहुत सारे एक्ट बनाते हैं, चाहे 1909 का एक्ट हो, 1909 का एक्ट हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, वो सारी चीजें इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं चलती है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, जो इसी पॉलिसी का एक अगला पार्ट है। तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, ब्रिटिश लोगों को कुछ चीजें चाहिए थी अब इंडिया में अपने एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्हें कुछ ऐसे एजुकेटेड लोगों की जरूरत थी जो इनके यहाँ सस्ती लेबर के रूप में काम कर सके, और इसके लिए इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की। क्या है मतलब, इनको सिंपल वे में क्लर्क चाहिए थे जो बाइलिंगुअल हो, एक तो ब्रिटिश लैंग्वेज जानते हो इंग्लिश, और साथ में हमारी जो लोकल लैंग्वेज जानते हो वो भी उनको आनी थी। और ये ब्रिटिश की बहुत ज्यादा नीड्स थी, क्योंकि अगर वो लोग यूरोप से ऐसे पर्सन को लेके आते तो उनकी लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा थी, और लेबर कॉस्ट ज्यादा होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होता, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल पर्पस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। अगर उसको लॉस होगा तो वो नहीं मंगाएगी कहीं से भी कोई भी चीज। तो इसलिए इन्होंने अपने यहाँ एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की इंडिया में। और एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो ब्रिटिश में दो क्लास बनी। एक क्लास थी जिसका कहना था कि भाई हम लोगों को एंग्लिश जिसे हम कहते हैं, या एंग्लोलिस्ट भी कह सकते हैं, एक ये वाले थे, और दूसरे वाले थे ओरिएंटलिस्ट, मतलब एंशियंट बात करने वाले, उन्हीं को हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ये दो ग्रुप थे, और इन दोनों के बीच ये तो सबको एग्री था कि भाई हाँ इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होगी। इन्होंने 1813 में ही जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लोगों ने बोला कि इंडिया में 1 लाख रुपीज पर ईयर एक्सपेंस किया जाएगा एजुकेशन पर। बट ये क्लियर नहीं था कि एजुकेशन का सिस्टम कैसे होगा, कैसे इंडियन लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, इस पर लेके काफी ज्यादा डिबेट थी। तो गोल इनको क्लियर था कि हमारे एजुकेशन इंडिया को इसलिए देना है जिससे एक ऐसा क्लास स्टार्ट हो सके जो हमें क्लर्क तो दे ही सके, साथ में ही हमारे सपोर्ट में रहे।
ये सारी चीजें थी। और इनके बीच जो डिफरेंस था वो था एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्ट मतलब न्यू थिंकिंग वाले लोग, या आप कह सकते हो मॉडर्न टाइप के जो थे, और ओरिएंटलिस्ट थोड़ा सा ओल्ड थिंकिंग वाले लोग। ये सारी चीजें इन दोनों में थी। तो दो डिबेट थी इनके पास। पहला, फर्स्ट, एजुकेशन का सब्जेक्ट क्या हो। इंडिया में जो एजुकेशन थी पहले, वो रिलीजियस रूप से चलती थी। मदरसे हो या फिर गुरुकुल हो, उन सब में रिलीजन के थ्रू कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट किया जाता था। तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा, क्या एजुकेशन में जो सब्जेक्ट है वो मॉडर्न सब्जेक्ट होना चाहिए या इंडिया में अभी रिलीजन के बेस पे होना चाहिए। एक तो ये डिबेट थी कि सब्जेक्ट क्या हो, और सब्जेक्ट को लेकर ओरिएंटलिस्ट स्टार्टिंग फेज में कहते हैं कि इंडिया की जो रिलीजियस थी उसी पे होना चाहिए। एंग्लिस्ट कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत अब हम नहीं है, इंडिया की सोसाइटी अब चेंज हो गई है, और अगर हमें क्लर्क बनाना है और साथ में उसको अपनी मार्केट के लिए कस्टमर रेडी करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि अभी भी हम उन्हें रिलीजियसली रखें। तो इसलिए इस पर तो दोनों लोग एग्री हो गए। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट होगा वो होगा मॉडर्न, और मॉडर्न का मतलब वेस्टर्न कल्चर वाला। ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी। और सेकंड पॉइंट जो था वो था मीडियम क्या हो, लैंग्वेज क्या हो एजुकेशन का। इसको लेके भी काफी ज्यादा डिबेट थी। इसको लेकर ओरिएंटलिस्ट जो ओल्ड थिंकर थे, उनका कहना था एजुकेशन का जो मीडियम होना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और ये लोग बोल रहे थे कि अगर लोकल लैंग्वेज में हम लोग इंडिया में एजुकेशन देते हैं तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ये फायदा होगा। लेकिन इनका इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था। ओल्ड थिंकर चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी को डिवाइड रखा जाए लैंग्वेज के बेस पे। अगर एक लैंग्वेज इन सब लोगों की हो गई तो कहीं ना कहीं ये लोग यूनिफाइड हो जाएंगे, और अगर ये लोग यूनिफाइड हो गए तो एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, और उसका रिजल्ट निकलेगा नेशनलिज्म। तो इसलिए ओरिएंटलिस्ट नहीं चाहते थे कि एक ही लैंग्वेज हो, लेकिन इंग्लिश चाहते थे कि वन लैंग्वेज हो, और उसके बेस पे ही एजुकेशन दिया जाए। और वो वन लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। इंग्लिश में लोगों को एजुकेशन दिया जाए, और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सारी चीजें चले। तो ये सबसे बड़ा डिबेट एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, और एंड में इस डिबेट में जो जीते वो थे एंग्लिस्ट। इसीलिए इंडिया में एजुकेशन का सब्जेक्ट वो वेस्टर्निज्म मॉडल से लिया गया, और साथ में उसकी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश ली गई। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुई, एजुकेशन इंग्लिश होने की वजह से बहुत सारे लोग जो लोअर क्लास से थे या मिडिल क्लास में भी जो थे, वो उस लैंग्वेज को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में काफी ज्यादा लॉस भी हुआ कि भाई जब ब्रिटिश लोग इंडिया से गए 1947 में, तो उस टाइम 16% लोग बस इंडिया में एजुकेटेड थे। तो ये एक तरीके के ग्राफ दिखाता है कि कैसे लैंग्वेज लोकल ना होने की वजह से इन लोगों ने ये सारी चीजें की। और एक और चीज क्या थी इसमें प्रॉब्लम, ये जो एंग्लिश थे, इनका जो लीडर था उनमें से एक था मैकाले। मैकाले वही है जिन्होंने आईपीसी बनवाई, और ये मैकाले काफी ज्यादा एजुकेटेड थे, तो इसलिए इन्हें काफी ज्यादा कमेटियों में ब्रिटिश लोगों ने अपॉइंट किया। और मैकाले की जो पॉलिसी थी कि अगर हम इंग्लिश को रखेंगे तो हमें जितने ग्रुप चाहिए उतना ग्रुप हमें मिल जाएगा, और इंडियन लोगों को डिवाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि सबको अगर एजुकेशन मिल गई तो ये लोग फ्रीडम से अवेयर होंगे, ये लोग लिबर्टी से अवेयर होंगे, इक्वालिटी से अवेयर होंगे। तो ये सारी चीजें जब इनकी होंगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से मैकाले चाहता था कि भाई इनको डिवाइड ही रखा जाए, और इसमें मैकाले ने एक पॉलिसी और इम्प्लीमेंट की, डाउनवर्ड
फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मेन मकसद क्या था? ये मैकाले बोला कि हम लोग सिर्फ कुछ क्लास को, ऊपर की किसी क्लास को, मान लेते 10% को एजुकेशन देंगे, और इस 10% एजुकेटेड पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो धीरे धीरे एजुकेशन को नीचे की तरफ लेके जाएं और लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस सब को कहीं ना कहीं एजुकेशन दें। इससे क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ ना रख के इन एजुकेटेड लोगों के ऊपर रख दी, और जो भी सोसाइटी में एक तरीके से होगा तो सब बोलेंगे कि ये जो एजुकेटेड लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लालची हैं और इन लोगों ने हम लोगों को एजुकेशन नहीं दी। इससे ब्रिटिश लोगों को फायदा ये होगा कि उनके खिलाफ कोई भी चीजें नहीं होंगी, इनके खिलाफ होंगे। तो एक तरीके से डिवीजन इंडिया में करना एजुकेशन के थ्रू, वो भी इनका पर्पस क्रिएट किया, और हुआ भी ऐसा ही। हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आएंगे और वो ये सारी चीजें कहेंगे कि भाई इन लोगों ने ये सारी चीजें अच्छी नहीं की, और कहीं ना कहीं इंडिया में अच्छी तरीके से, जैसे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इसका सबसे बड़ा रीजन एजुकेटेड पर्सन को मानते थे, जो कि इनकी पॉलिसी का पार्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये एजुकेटेड पर्सन जो इंडियन थे, ये काफी ज्यादा रिसोर्स खर्च करके, एक्सपेंस करके जब ये एजुकेशन लिए थे, और उसके बाद इन लोगों को तुरंत ही जॉब मिल गई क्लर्क की। तो इन लोगों ने उसके बाद अपनी जॉब पर फोकस करना स्टार्ट किया और पैसा अर्न करना स्टार्ट किया। तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं था और ना इतने ज्यादा रिसोर्स थे कि अपनी एजुकेशन को नीचे की तरफ फिल्ट्रेट कर सके। और कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन जो ये थ्योरी थी, ये एक तरीके से रॉन्ग साबित हुई कि भाई आप लोगों ने कुछ ही क्लास को एक तरीके से एजुकेशन दिया है तो उसी कर। और इससे एक और फर्क क्या पड़ा, जो ये एजुकेटेड लोग थे, वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ते थे, वेस्टर्न कल्चर पढ़ते थे, तो इनका जो एक तरीके से क्लॉथिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल टोटली हो गया जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है। तो लाइफ स्टाइल इनका वेस्टर्न कल्चर का हो गया और ये इंडियन कल्चर को इनफीरियर थोड़ा सा मानने लगे। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये लोग सपोर्टर भी हुए शुरुआती स्टेज में ब्रिटिश के। स्टार्टिंग फेज में एजुकेटेड लोग ब्रिटिश के सपोर्टर थे, उनका साथ दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों को पता चला कि ब्रिटिश लोगों ने जो भी एजुकेशन हमको दिया है, उसका मेन पर्पज ये है कि वो अपने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सके। तो जब इनमें अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो यही एजुकेटेड पर्सन या मिडिल क्लास एक तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए आगे आया। तो इसने बहुत सारी चीजें बताई कि भाई फ्रीडम क्या होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्होंने पढ़ा, यूएसए का रिवॉल्यूशन इन्होंने पढ़ा, लिबर्टी इन्हें पता चली, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जो नए नए थिंकर थे ब्रिटिश के या यूरोपियन के, उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट की इंडियन सोसाइटी में, और उस अवेयरनेस का फायदा कहीं ना कहीं हमारी पूरी सोसाइटी को हुआ। तो इस अवेयरनेस की वजह से इंडिया में कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म मूवमेंट था, वो फिर आगे एक नए वे में बढ़ा। और इसलिए बोला भी जाता है इंडियन का जो फर्स्ट मूवमेंट था वो इकोनॉमिक रूप से तो था ही, साथ में ही उसमें लिबरलिज्म दिखता है, और उस लिबरलिज्म में बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी इंक्लूड थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऐसे लीडर थे जो एजुकेशन लिए थे या तो ब्रिटिश के वहां से या इंडिया के यहाँ से, और वो सारी जो एजुकेशन थी वो ब्रिटिश फिलोसॉफी और उसके अकॉर्डिंग थी। तो इन्हीं लोगों ने बाद में इस एजुकेशन के थ्रू, जब इन लोगों को इंडिया में दिखा कि भाई हमें भी फ्रीडम की जरूरत है, तो ये लोग नेशनलिज्म मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए। तो ये हमें एक बेनिफिट हुआ ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम का, कि हमारे देश के लोगों में वो चीजें इंक्लूड होने लगी जिसकी हमें डिमांड थी कि भाई कैसे हमारे यहाँ नेशनलिज्म हो। और दूसरा एक और फायदा क्या हुआ
लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से इंडिया में अब साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, अब सब लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए। जो बड़े बड़े लीडर थे उनको इंग्लिश आने लगी क्योंकि वो एजुकेटेड भी थे। इससे फायदा क्या हुआ, ये ब्रिटिश के बारे में बताने लगे। कोई साउथ से नॉर्थ वाले से मिलता था, ट्रेन में जाता था, तो उसे बताता था कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उससे समझता था। तो एक तरीके से लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में इसने काम किया। और लोगों के अंदर जब एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत होने लगी तो ट्रांसफर भी हुआ कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, और इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट को काफी ज्यादा प्रमोशन मिला इस सारी चीज से। तो लैंग्वेज ने भी एक तरीके से जो बैरियर इंडिया में था लोकल लैंग्वेज की वजह से, और जो हम लोग डिवाइड थे उसको यूनिफाइड कर दिया। तो ये भी एक बेनिफिट इंडियन को हुआ। पर इससे जैसा ही मैंने पहले कहा कि बहुत कम लोग एक तरीके से एजुकेटेड हुए। और एक और प्रॉब्लम क्या हुई, वुमेन एजुकेशन को एक तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। वुमेन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस ही नहीं था, सारा फोकस मेल एजुकेशन पे था। वुमेन एजुकेशन पे फोकस ना होने की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो हमारी सोसाइटी में थी वो भी प्रमोट हुई। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। और अगला, ये एजुकेशन काफी कॉस्टली थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसको रन कर रहे थे, तो कॉस्टली होने की वजह से बहुत सारे लोग इस एजुकेशन सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ये भी एक प्रॉब्लम थी जो इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड इंक्रीज हुई। और एक और क्या हुआ, इस एजुकेशन सिस्टम में साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो चीजें थी उसको इंक्लूड नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था, अगर इंडियन लोगों को साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन दे दी तो कहीं ना कहीं इंडियन लोग अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे। और इंडिया में ये इंडस्ट्री अगर डेवलप हो गई तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो ट्रेडर हैं या ब्रिटिश के जो लोग हैं या वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका क्या होगा फिर। ये भी प्रॉब्लम इनके सामने थी। तो इसलिए इन्होंने इंडियन एजुकेशन को उस लिमिटेड एरिया तक रखा जहां तक इन्हें जरूरत थी। और इन लोगों ने हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो उस टाइम की एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी उसको कभी नहीं दिया। और उसका रीजन कैपिटलिस्ट क्लास नहीं चाहती थी कि इंडियन लोग इतने ज्यादा अवेयर हो। तो एक तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम डिग्री का काम बस करने लगा। जैसे आजकल आप लोग देखते हो क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी कि जिसमें भाई साइंटिफिक तरीके से बस डिग्री था, और डिग्री जैसे ही आपको बस लैंग्वेज आनी चाहिए और आप लोगों को क्लर्क बना दिया जाता था, जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाती थी। तो ये सारी चीजें ये लोग इसमें करते थे। और इस एजुकेशन सिस्टम से एक और चीज हमारे देश में हुई, कम्युनल वायलेंस बढ़ी। इन लोगों ने इस एजुकेशन की वजह से कम्युनल वायलेंस प्रमोट करी। और वो कैसे प्रमोट हुई, देखो इंडिया में दो डोमिनेटेड रिलीजन थे, एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हिंदू के लिए कभी कोई लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं रही। ये लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते थे। तो जैसे ही इनके एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड हुई तो बहुत सारे हिंदू लोग इंग्लिश पढ़ने लगे। तो ये लोग एजुकेटेड हुए और इन लोगों को जॉब मिली। और जॉब अगर इन लोगों को मिलोगी तो इनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम रिलीजन में प्रॉब्लम ये थी, इनकी एक लैंग्वेज थी जो रिलीजन से जुड़ी हुई थी जिसका नाम था फारसी। अब फारसी लैंग्वेज इनकी पहले से फिक्स, तो बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज का अपोज किया। और इस वजह से मुस्लिम लोग एजुकेटेड हुए ही नहीं इंग्लिश में। और जब वो इंग्लिश में एजुकेटेड नहीं हुए तो उन्हें जॉब भी नहीं मिली। और जब उन्हें जॉब नहीं मिली तो इकोनॉमिकली और सोशली ये रिलीजन काफी ज्यादा पिछड़ गया। और इस वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। जैसे आजकल भी आप लोग देखते हो, जब लोअर क्लास के बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के थ्रू थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं
तो अपर क्लास को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे लगता है इकोनॉमिकली और सोशली ये लोग हमसे आगे निकल गए। तो इसलिए आप लोग देखते हो अब रिजर्वेशन की डिमांड इंडिया में कौन लोग करते हैं, जो अपर क्लास वाली कास्ट है। चाहे आप लोग हरियाणा में जाटों को देखो या गुजरात में आप लोग पटेलों को देखो, ये सारे लोग, या महाराष्ट्र में आप लोग मराठाओं को देखो, ये सारी जो डोमिनेटेड कास्ट है, अब इनको लगता है इकोनॉमिकली सोशली हम लोग कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो गए हैं और जो लोअर कास्ट थी वो हमसे काफी आगे निकल गई है। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहाँ उस टाइम जब हिंदू लोगों के साथ एग्जाम लैंग्वेज का बैरियर नहीं था, तो ये लोग काफी ज्यादा जॉब में आए, तो इनका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हुआ और मुस्लिम लोग बैकवर्ड थे, जबकि मुस्लिम लोग इंडिया में एज अ रूलर थे। तो इनको प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, जब रूलर क्लास से कोई बिलोंग करता है तो उसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि सब उनकी रेस्पेक्ट करे, तो ये इनको आदत थी। तो ऐसा बोला जाता है कि इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में कम्युनल जो डाइवर्सिटी थी उसके फैब्रिक को लॉस हुआ और फिर बाद में बहुत सारी कम्युनल वायलेंस भी हुई इस चीज को लेकर। तो इससे इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ। तो कम्युनलिज्म इंडिया में एजुकेशन से हुआ, अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप लोगों को बोलना है बिल्कुल हुआ, इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें इंडिया में क्रिएट हुई। तो ये ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट था जो उन्होंने चलाया। और हम बात करें कि इन लोगों ने कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग फेज में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में जब इन्हें ट्रांसलेटर चाहिए थे कि भैया आप लोग बस ट्रांसलेटर की तरह काम करो, तो इन लोगों ने बंगाल में ही दो इंस्टीट्यूट खोले। बंगाल में एक खोला मदरसा, और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन देते थे। मदरसा ये इनका 1813 की एजुकेशन पॉलिसी से पहले का सिस्टम था। मदरसा इसलिए खोला जिससे फारसी लैंग्वेज, जो इनकी जुडिशियल लैंग्वेज थी, लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसको यूज किया जा सके। और दूसरा, इन लोगों ने संस्कृत कॉलेज भी खोला। संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए। ये ट्रेडिशनल जो कॉलेज थे इनको इन्होंने प्रमोट करके रखा, स्टार्टिंग फेज में इनका था। और उसका रीजन था, स्टार्टिंग फेज में इनको ट्रेडिशनल चीजें चाहिए थी, एक दूसरे रूलर से बात करने के लिए लेटर लिखवाना होता था, तो उसमें इन्होंने सारी चीजें की। और जब धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जो मिशनरी थी, पहली बार इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को जो लेके आई वो क्रिश्चियन मशीनरी थी। आजकल भी आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन मशीनरी के कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, जहाँ आपको फादर और जीसस ये सब दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने स्टार्ट की। और क्रिश्चियन मशीनरी चाहती थी कि इंडिया में रिलीजन को, जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और उसका एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एजुकेशन। अगर आप लोग न्यू जनरेशन को अपने यहाँ एजुकेशन दोगे तो कहीं ना कहीं उनको मोल्ड किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग अगर वो लोग मोल्ड होंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ चल रही थी। और उसके बाद 1813 के बाद इन लोगों ने इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। और फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेज इंडिया में एस्टेब्लिश किए। और इन्होंने बोला भी कि जैसे ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे इंडिया में भी 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएंगी, जिनमें से एक होगी कोलकाता में, दूसरी होगी मद्रास में, तीसरी होगी बॉम्बे में। जो इनके 3 फेमस प्लेस थे, उन तीनों में इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश भी की और बाद में की भी, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा पाई। उसका रीजन था सबके लिए अफोर्डेबल नहीं थी। और इन कंक्लूजन में हम कहें तो एजुकेशन जो ब्रिटिश लोगों ने अपने इंपीरियल जो भी चीजें थी उसके लिए जो स्टार्ट की, क्योंकि ये एजुकेशन ब्रिटिश लोगों ने अपने फायदे के लिए स्टार्ट की,
तो इससे इन लोगों ने ऐसे इंडियन क्रिएट किए कि जो देखने में तो लगते थे इंडियन, लेकिन थॉट और उनकी थिंकिंग और उनका क्लॉथिंग स्टाइल पूरा ब्रिटिश था। तो वो सारी चीजें ब्रिटिश की तरह करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनकी कॉपी करते थे। तो वो शुरुआती में थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो इन लोगों ने ही इस ब्रिटिश एजुकेशन के थ्रू फ्रीडम को जाना, लिबर्टी को जाना, इक्वालिटी को जाना, और फिर उसके बाद इन लोगों ने इनके खिलाफ नेशनलिज्म में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट भी किया, और पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिफीट भी किया। तो एजुकेशन पॉलिसी दोनों तरफ से इंडिया के लिए थी, एक तरफ फायदा, एक तरफ लॉस, लेकिन इस मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये अच्छी बात थी। लेकिन ये मिडिल क्लास 1857 के रिवॉल्ट में इंक्लूड नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये एजुकेशन पॉलिसी थी, क्योंकि इस मिडिल क्लास को लगता था कि भाई बेटी, ये जो हमारे रूलर हैं, ये फिर दोबारा से वही रूल लाना चाहते हैं जो पहले था। पहले इंडिया में रूलर किंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें पड़ती थी। तो अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं ब्रिटिश है, उससे पहले बिफोर ब्रिटिश और आफ्टर ब्रिटिश, तो ये रूलर थे जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट किया। उनको प्रॉब्लम थी ब्रिटिश पॉलिसी से। ब्रिटिश पॉलिसी में क्या की, सती सिस्टम इन लोगों ने हटाया, इससे इन्हें प्रॉब्लम थी। दूसरा, इन लोगों ने वुमेन की एज इंक्रीज की, इससे इन्हें प्रॉब्लम थी। अडॉप्शन की जो पॉलिसी अपनाई, इससे इन्हें प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अडॉप्शन को अब हटा दिया। और साथ में विडो रीमैरिज, ये जो पॉलिसी अपनाई है। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो उसके बाद ये फिर दोबारा से इन चीजों को चेंज करना चाहते थे। तो इन एजुकेटेड लोगों को लगा कि ये लोग फिर दोबारा से ट्रेडिशनल चीजों पर जोर देना चाहते हैं, जबकि अब ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है कि ऐसे सिस्टम को हमारे देश से हटाया जाए जो वुमेन के खिलाफ हो या किसी ह्यूमन बीइंग के राइट के खिलाफ हो। इस वजह से इस मिडिल क्लास को लगा इनकी थिंकिंग बहुत नैरो है और हमें इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और नैरो थिंकिंग की वजह से इस क्लास ने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं किया जो लोग 1857 में रिवॉल्ट कर रहे थे। और उसका रीजन भी यही था, ब्रिटिश ने अपने साइड में ऐसा क्लास रेडी कर लिया था। तो ये सारे इनके फायदे भी हुए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हो। फरीन जी और दीप्तांशु जी, कुछ पूछना है आपको या समझ आया ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी? फरीन जी, आपको समझ आया? यस सर। और दीप्तांशु जी, आपको? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. लिखिए आप, हेडिंग डालिए ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। और उसमें पहला हेडिंग ऑब्जेक्टिव। इस एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, लिखिए उसमें। फॉर द नीड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, for the needs of British administration, policy of education launch, policy of education launch, which create a class, which create a class who can work on
low salary who can work on low salary as a British employee, as a British employee. सेकेंड पॉइंट लिखिए ऑब्जेक्टिव में, another purpose of another purpose of this policy was create a class who can support British ruler and also follow British culture and also follow British culture which helped them to create a market for British product. Create a market for British product. Next point. Its main purpose was safeguarding British colonial interest and not include development of Indian and not include development of Indian. ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो डेवलपमेंट, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। पॉइंट नंबर 1, in starting phase company officer focused on traditional education system,
for that madrasa and Sanskrit college was established in Kolkata. Madrasa and Sanskrit college was established in Kolkata. Because they need translator for British link with Indian ruler. For British link with Indian ruler. Point number second. Christian machinery and elite Indian Christian machinery and elite Indian start modern education which also forced British Empire to start their policy. Next point लिखना. First time in 1813 Act. First time in 1813 Act British government said a 1 lakh rupee per year will be expanded in India for education.
in this series, during Bentinck, बेंटिक गवर्नर जनरल है जिसका हमने जुडिशियल सिस्टम में नाम पढ़ा था। ड्यूरिंग बेंटिक इशू ऑफ एंग्लिश वर्सेस, इंग्लिश में लिख लेना न्यू थिंकर, इशू ऑफ इंग्लिश वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, इंग्लिश वर्सेस ओरिएंटलिस्ट स्टार्ट। ओरिएंटलिस्ट स्टार्ट। अब इसमें ही डेवलपमेंट में एक हेडिंग डालो, इंग्लिश वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, इंग्लिश वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। तो इसमें लिखिए इंग्लिश लीडर वाज मैकाले, इंग्लिश लीडर वाज मैकाले एंड ट्रेवेलियन, इंग्लिश लीडर वाज मैकाले एंड ट्रेवेलियन। कई बार आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि इंग्लिश के सपोर्ट में कौन थे। अदर हैंड ओरिएंटलिस्ट सपोर्ट बाई प्रिंसेप बंधु, बंधु मतलब भाई होता है, दो भाई थे प्रिंसेप बंधु या प्रिंसेप ब्रदर, ये भी आप लिख सकते हो। प्रिंसेप ब्रदर डॉट लगाना, फुल स्टॉप। पॉइंट ऑफ डिबेट वॉज, उसके बाद डैश लगाना, ऐसे लिखना पॉइंट नंबर ए। What was subject of education? What was subject of education? B. What was medium of education? What was subject of education and what was medium of education? ये दो डिबेट के इशू थे। अब लिखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसी में डेवलपमेंट में। On subject of education, all were agree on subject of education,
all were agree that it will be modern, but language still was issue. But language still was issue. Still was issue. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in this dispute, English win, and it was decided language should be English. It was decided language should be English, and theory of and doctrine of downward filtration also implemented. Doctrine of downward filtration also implemented, which said we will give education to some Indian, and they will transfer that education to other Indian person. ठीक है, टू अदर इंडियन पर्सन। तो ये इन्होंने एक तरीके से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनी दी और उसके बेस पे ही सारी इनकी चीजें चली। अब अदर चलिए और पॉइंट हम कल लिखेंगे फिर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी और आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया समझने का। उसमें कुछ पॉइंट बचे, रिजल्ट उसका क्या निकला वो हम कल लिखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? फरीन जी, दीप्तांशु जी? चलिए तो मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, राधे राधे। राधे राधे।